फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं है तो क्या, कल तेरा दिन जरूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, आप ही तो हैं अपने जीवन के शिल्पकार। एक बार फिर मुश्किलों को हराते हैं, चलो जीवन में कुछ अच्छा बन कर दिखाते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट हम आज आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 7। यानी कि आप सभी को पता है कि इन दिनों आपके अपने चैनल लेट्स लर्न फिजिकल एजुकेशन पे आपको प्रोवाइड की जा रही है फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक आधार शारीरिक शिक्षा के क्या है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो पहले हम आपको जल्दी से कुछ ही मिनटों में रिवाइज कराते हुए चलेंगे दोस्तों। और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो भी इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं वो भी हमने इसी वीडियो में आपके लिए शामिल किया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि ये जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस वाइज प्रिपरेशन इन दिनों हमारे चैनल पे आप सभी दोस्तों को सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को मिल सके। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वीडियोस आपको किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र की जो मीनिंग, यानी कि ये किस भाषा से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है, इससे शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है, यानी कि फिलोसफिया से लिया गया एक शब्द है फिलोसफी वर्ड, जिसको कि हिंदी में दार्शनिक शास्त्र के रूप में जाना जाता है, और इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस सीरीज में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दर्शन शास्त्र का संबंध उस विषय से है जो व्यक्ति को बुद्धिमान एवं तत्वज्ञानी बनाता है, और साथ ही साथ यह वह विज्ञान है जो आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, जीवन, मूल्य और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे तर्क से संबंध रखता है, और इसके माध्यम से एक व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है कि पार्ट्स ऑफ फिलोसफी, यानी कि क्या क्या इसके भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फिलोसफी के। देखिए तो आपको बता देते हैं कि दर्शन शास्त्र के मुख्य 6 भाग माने गए हैं। नंबर 1 पे है मेटाफिजिक्स, अध्यात्म शास्त्र, यानी कि जन्म, मृत्यु, देवी देवता, भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा आदि इसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। देन एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान शास्त्र, यानी कि सत्य को प्रकाशित करना इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। देन एक्सियोलॉजी, यानी कि शोक्ति शास्त्र, यानी आपको बता दें कि यह शास्त्र सत्य के उपयोग तथा न्याय देने के सिद्धांतों की विवेचना करता है। एथिक्स, यानी कि नीति शास्त्र, जिसके अंतर्गत नैतिक, चारित्रिक तथा जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है। लॉजिक, यानी कि तर्क शास्त्र, आपको पता ही चल गया होगा कि सोचने, विचारने, बुद्धिमत्ता ढंग से जीने के सिद्धांतों से संबंधित है। और एस्थेटिक्स, यानी कि सौंदर्य शास्त्र, प्रकृति तथा कलाओं के सौंदर्य संबंधित सिद्धांतों का इस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कितने भाग माने जाते हैं, तो 6 भाग माने गए हैं, और उन सभी 6 को हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आपको समझा दिया है। अब देखिए कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत निम्न दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, और इन दर्शन शास्त्रों के इन भागों से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद, और आदर्शवाद के प्रणेता है प्लेटो जी। आप सभी को पता है कि आदर्शवाद के प्रणेता के रूप में प्लेटो को जाना जाता है, और आदर्शवाद उन आदर्शों तथा सिद्धांतों की तरफ संकेत करता है जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन के स्तर को अधिक ऊंचा उठाने के लिए करता है। यस फ्रेंड्स, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा पर आधारित है, कि विचारधारा पर आधारित है आदर्शवाद। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शारीरिक शिक्षा में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को किस रूप में देखते हैं, तो एक रोल मॉडल के रूप में, यानी एक आदर्श के रूप में देखते हैं टीचर को।
वह अवधारणा भी आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद से ही ली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है दोस्तों व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, और इसके प्रणेता हैं जॉन डीबी। और आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा में क्रीड़ाओं के कौशल व्यवहारिक रूप से करने या उनका प्रदर्शन करने पर ही सीखे जा सकते हैं। तो ये टोटली बेस्ड है करके सीखने पर, यानी कि प्रयोग पर, यानी कि एक्सपेरिमेंट पे आधारित अवधारणा को प्रयोगवाद के रूप में जाना जाता है। देन नेचुरलिज्म, यानी नाम से पता चल रहा है प्रकृतिवाद, जिसके प्रणेता रूसो जी हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि उनका मानना था, रूसो जी का मानना था कि जो प्रकृति है वो ही जो जीव होते हैं उनके प्रथम गुरु है और प्रकृति से ही मनुष्य सीखता है। नेक्स्ट है रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद, जिसके प्रणेता अरस्तु हैं। और आप सभी को पता है कि अरस्तु का कथन था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो यथार्थवाद के अनुसार ब्रह्मांड का आधार भौतिक है और यह हमें यह प्रेरणा देता है, यथार्थवाद हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें सृष्टि को उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जिस रूप में वह हमारे सामने आती है, यानी कि फैक्ट पर आधारित, यानी कि यथार्थ पर आधारित अवधारणा को इसमें शामिल किया जाता है। देन एक्सटेंशियलिज्म, यानी कि क्षणभंगुरतावाद की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्षणभंगुरतावाद के जो प्रतिपादक हैं वो कीकरगार्ड हैं, आप सभी को पता है। और इसमें यह बताया गया है, मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि व्यक्ति समाज में अधिक महत्वपूर्ण होता है, परंतु व्यक्ति को समाज तभी अपनाता है जब वह स्वयं समाज में अपना स्थान बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, यानी कि अपना एक छवि बनाने के लिए, अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए लगातार एफर्ट्स करते रहने चाहिए, तभी व्यक्ति समाज में अपनी जगह बना पाता है। देन ह्यूमैनिज्म, यानी कि मानवतावाद की बात यहाँ पे की गई है और इस दर्शन शास्त्र को मॉडर्न ह्यूमैनिज्म, नेचुरलिस्टिक ह्यूमैनिज्म, साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म, इथिकल ह्यूमैनिज्म तथा डेमोक्रेटिक ह्यूमैनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी का नाम लेते सबको पता चल जाता है कि ये एक ग्रीक वर्ड साइक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है माइंड या सोल, यानी कि आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड और द सोल, यानी कि स्टडी ऑफ माइंड और सोल। और 18वीं शताब्दी में इसे मन का अध्ययन के रूप में जाना जाता था फ्रेंड्स, और 19वीं सेंचुरी से चेतना के अध्ययन के रूप में जाना जाता था, और 20वीं सेंचुरी से इसे व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 18वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को किस रूप में जाना जाता था, 19वीं शताब्दी में किस रूप में के अध्ययन के रूप में जाना जाता था, और वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के बारे में क्या अपनी अवधारणा बताई है, क्या कथन उन्होंने बताया है। तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, फिर अपनी चेतना खोई, परंतु व्यवहार के साथ वह अब तक जुड़ा हुआ है। ये मोस्ट फेमस कथन है, वुडवर्थ का एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर देखिए यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी मनोविज्ञान की ली हैं, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमने आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशंस इंक्लूड की हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जैविक अवधारणा क्या है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अगर हमने बात की है बायोलॉजिकल टर्म की, तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो है जीवन की शुरुआत यानी जीव की शुरुआत कैसे होती है, बायोलॉजिकल बेसिस है क्या, कहाँ से शुरुआत होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो आपको बता दें कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, आपको मालूम है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो क्रोमोसोम से होते हैं। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, देखिए ये एक मेल गैमेट होता है, ये यहाँ पे हो गया एक मेल गैमेट जो कि मेल्स में बनता है, और एक दूसरा होता है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज एग सेल, आप सभी को पता है। और जब इनका फ्यूजन होता है तो एक यहाँ पे सिंगल सेल जो बनती है उसे कहते हैं जाइगोट। जी हाँ दोस्तों, इसे जाइगोट के रूप में जाना जाता है। और जाइगोट ही वो एक सिंगल सेल होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के समय फॉर्म होती है, और इसमें ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स दोनों ही पेरेंट्स से, यानी कि मेल एंड फीमेल से एक एक क्रोमोसोम इसमें ट्रांसफर होते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है इस फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं कि गर्भाधान के समय से ही
जीव के उत्पत्ति की शुरुआत हो जाती है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जो जाइगोट बनता है एक फर्टिलाइज्ड एग होता है जो कि फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और यहीं से शुरुआत होती है मनुष्य के जीवन की। यानी कि ये लगातार, ये जो सिंगल सेल, जो एक सिंगल सेल जाइगोट है, ये लगातार डिवाइड होता चला जाता है और फर्दर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन इसमें होता चला जाता है और ये बनाता है, आपको हम बता दें, फीटस। इसी से लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं ये नंबर में बढ़ रही हैं और देन ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ब्लास्टुला बोलते हैं। फिर अगेन यही जो ब्लास्टुला है ये बढ़ के फीटस एम्ब्रियो बनाता है, देन फीटस बनता है, आपको पता है। और इसके बाद एक जो पूरा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेवलप हो जाता है माँ के गर्भ में और जन्म लेता है एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में, आप सभी को पता है। और फिर लगातार उसमें, यानी कि जन्म, ये प्रोसेस जो हमने आपको बताई ये जन्म के पहले की है और जन्म के बाद लगातार उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहते हैं और यही बेसिस होता है, बायोलॉजिकल बेसिस होता है फिजिकल एजुकेशन का। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है यानी वृद्धि और विकास जो है, आपको पता है कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतर चलता रहता है। और रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि एक गति से ये ग्रोथ और डेवलपमेंट सभी में नहीं होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं और अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से सभी ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो आपको पता है कि सभी जो ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम जीवों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो जीव होते हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। इवन जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर पाए जाते हैं और इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में भी एक शारीरिक शिक्षक को पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही टीचिंग मेथड का यूज करके हमें सभी को पढ़ाना चाहिए। देन नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है। देन इंटर रिलेशन, यानी कि सभी प्रकार के विकास, यानी कि फिजिकल, सोशल, मेंटल जो डायमेंशंस होते हैं डेवलपमेंट के, वो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं यानी रिलेटेड होते हैं। यही सारी बातें जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको पढ़ना है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज, यानी कि किस एज में, किस एज को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, प्रीनेटल यानी गर्भावस्था, यानी गर्भाधान से लेकर जन्म तक के समय को प्रीनेटल कहते हैं। और इन्फेंसी यानी कि शिशु अवस्था, यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था को, जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से विकास होता है, वृद्धि और विकास होता है। दूसरा बाल्यावस्था यानी 3 से 13 वर्ष, यानी कि 3 से 11 वर्ष लड़कियों के लिए और 3 से 13 वर्ष जो है वो लड़कों के लिए। देन किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, जो कि 11 to 13 ईयर्स, 11 to 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 13 to 19 ईयर्स फॉर बॉयज। देन प्रौढ़ावस्था यानी कि 19 to 20 से लेके टिल फर्टिलिटी, यानी कि जब तक संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है जीवों में तब तक की अवस्था को एडल्टहुड के नाम से जाना जाता है और ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था के रूप में इसे जाना जाता है। तो लास्ट में हम एक बार बायोलॉजिकल बेसिस में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको किस किस तरीके से एज के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया जाता है। तो पहला देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। तो इसे कालानुक्रम आयु के रूप में जाना जाता है और इसे ईयर, मंथ और डेज के रूप में हम डिफाइन करते हैं या कैलेंडर ईयर्स के रूप में भी इसे जाना जाता है। दूसरा एनाटॉमिकल एज यानी कि एनाटॉमिकल यानी कि शरीर रचना आयु के रूप में जाना जाता है और इसे ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, यहाँ पे ऑसिफिकेशन होगा, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स या डेंटाइन दांतों की स्थिति के आधार में हम इसमें पता लगाते हैं एज का। देन फिजियोलॉजिकल एज यानी आपको पता है कि प्यूबर्टी, जो कि हमने अभी अभी आपको एडोलसेंस के रूप में बताया है कि जो 11 to 18 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है उसे प्यूबर्टी या एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहुत से फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं लाइक प्यूबिक हेयर ग्रोथ इन बॉयज एंड मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स जो होता है। तो इन सभी को कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के रूप में जाना जाता है जो कि फिजियोलॉजिकल एज को डिफाइन करते हैं। और लास्ट में है मेंटल एज, जो कि आपको पता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि आईक्यू के बेस पे डिफाइन की जाती है। ओके फ्रेंड्स, और
एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आपको बताते हुए चलते हैं कि बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन, यानी कि जूंग्स ने, सबसे पहले जूंग्स का देख लेते हैं क्लासिफिकेशन कि जूंग ने कैसे क्लासिफाइड किया था पर्सनालिटी को। तो इंट्रोवर्ट, जो कि इंट्रोवर्ट यानी कि जो व्यक्ति अपने में ही सीमित रहते हैं, जो बाहर निकलना कम पसंद करते हैं, उन्हें इंट्रोवर्ट कहते हैं। और जो अपने विचारों को दूसरों के सामने आसानी से नहीं बता पाते हैं, इंट्रोवर्ट। देन एक्सट्रोवर्ट, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर यानी कि बाहरी वातावरण से इंटरैक्ट होते हैं, लोगों से बात करते हैं, खुल के अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। देन एम्फीवर्ट इज थर्ड नंबर, जिनमें दोनों प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रेशमर के क्लासिफिकेशन की। तो क्रेशमर ने जो है किस तरह से डिफाइन किया था बॉडी पर्सनालिटी को, देखिए, पिकनिक, एथलेटिक एंड एस्थेनिक। तो पिकनिक का मतलब होता है फैट बॉडी टाइप, यानी कि जो थिक पर्सनालिटी होते हैं और जो कि काफ़ी सोशल और हेल्पिंग टू अदर्स होते हैं। एथलेटिक का मतलब यानी कि मीजोमॉर्फिक, यानी कि एथलेटिक पर्सन की बात यहाँ पे की जा रही है नंबर 2 पे, और जो कि एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है स्थेनिक, यानी कि थिन, लीन, टॉल एंड नो मसल, ओनली बोन। और ये जो होते हैं थोड़े से शाई और पेसिमिस्ट नेचर के होते हैं। तो इन 3 प्रकारों को बताया था क्रेशमर ने, पिकनिक, एथलेटिक और स्थेनिक। अब हम बात कर लेते हैं हिपोक्रेट्स की क्लासिफिकेशन की। इन्होंने कॉलेरिक, मिलेनोकॉलिक, फेल्गमेटिक और सेंग्विन, इन 4 प्रकार में जो है बॉडी टाइप्स में, यानी कि इंडिविजुअल्स की बॉडी पर्सनालिटी को डिवाइड किया था कि 4 तरह के व्यक्तित्व होते हैं। ओके, और लास्ट में हम आपको बता देते हैं शेल्डन के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि सोमैटोटाइप क्लासिफिकेशन के रूप में जाना जाता है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। एंडोमॉर्फ, यानी कि जो नो मसल्स डेवलपमेंट, यानी जो थिक पर्सनालिटी के होते हैं, शॉर्ट नेक वाले होते हैं और जो काफ़ी खाने पीने के शौकीन होते हैं और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, तो वो कुछ भी खाते हैं, आसानी से पचा सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो टर्म लिया गया है एंडो, मीजो और एक्टो, ये हम आपको बता देंगे 3 एम्ब्रियोनिक जो लेयर बनती हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेन बेसिस है, बायोलॉजिकल बेसिस है, वो क्या है कि एक जो फर्टिलाइज्ड एग जिसे हम जाइगोट कहते हैं, इसका जब डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो जीव का जब पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है, तो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स के थ्रू होता है। यानी कि जो एक बेबी की जो ग्रोथ होती है फीमेल के यूटेरस में, तो वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से होती है। एंडोडर्म, जिससे कि एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये किस लेयर से डेवलप होते हैं और इन लेयर से उसका कौन सा ऑर्गन अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है, उस बेस पे हम इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दूसरा होता है, तो एंडोडर्म में जो मेन रूप से डेवलप होता है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और मीजोडर्म से जो डेवलप होता है वो क्या है, तो दैट इज मसल्स। और एक्टोडर्म से यहाँ पे मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये किस तरह की पर्सनालिटी वाले होते हैं, वीक, टॉल एंड थिन पर्सनालिटी वाले ये होते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे फ्रेंड्स। और इसे एंडोमॉर्फ्स को 711 स्केल के रूप में, मीजोमॉर्फ को 171 स्केल के रूप में और एक्टोमॉर्फ को 117 सोमैटोटाइप स्केल में भी डिवाइड किया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब हम आपको ले जाने वाले हैं MCQ सीरीज की ओर, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द MCQ रिलेटेड टू